नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 10 जून 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी यहाँ पर हम आपको हमेशा की तरह विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। आपको बता दूं, यह वीडियो सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। तो डेली बेसिस पर एक समय को निर्धारित करते हुए इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो खास करके आगामी आयोजित होने वाली है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी भरपूर हेल्प करेगी। ठीक है, और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान है कि जो पिछला सेशन अगर आपका छूट चुका है तो उसे भी आप लोगों को देखना है। साथ ही साथ जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह हमने आपको उपलब्ध कराया है, वो भी आप वहां पर जाके देख सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स सेक्शन में। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपको दूसरे किसी भी सोर्स पर भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये करंट अफेयर्स को लेकर वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यहाँ से आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप अंदाजा खुद लगा लीजिएगा कि कितनी हेल्प यहाँ से आपकी हो सकती है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि चुनाव आयोग के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर यानी कि मतदान कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो चुनाव आयोग की जो आधिकारिक डेटा है, इसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा 64.2 करोड़। इसको लेकर विस्तृत जानकारी भी हमने आपको दिया है। दरअसल चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर आज के इस वीडियो में भी एक प्रश्न है, वहां पर पुनः चीजों को हम आपके समक्ष रखेंगे, वो चीजों को पुनः से आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखेगा, ये पीडीएफ बिहार स्पेशल वार्षिकांक है करंट अफेयर्स का। इसमें हमने चीजों को एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में ऐड किया है। तकरीबन आपको यहाँ पर वो सभी तथ्यों का संग्रह मिल जाएगा जो खास करके 2023 में घटित हुए हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। खास करके हम बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो ये भले ही वन लाइनर है लेकिन चीजों को हमने इसमें विस्तृत तौर पर डाला है। निश्चित तौर पर यहाँ से मतलब बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भरपूर हेल्प होगी। जो लोग एप्लीकेशन पे कोर्स लिए हुए हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो ईयरली करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है 2023 वाला, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर मैं आपको अतिरिक्त दे दूं, रिसेंटली एक नए पेड ग्रुप की शुरुआत हुई है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपका समय लेंगे। जो लोग बार बार बोल रहे थे कि सर हमें पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर है। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। जो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर समय दीजिएगा, मैं आपको बता दूं इसमें ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि करंट अफेयर्स का पेड ग्रुप है, जिसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत डेली, मंथली और ईयरली नोट्स आपको मिलेंगे, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे। आप सभी लोग इसका प्रिंट भी कर सकते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं आगामी जो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसके दृष्टिकोण से। एक जरूरी बात यहाँ पर इस पेड ग्रुप की यह है कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो जनवरी 2023 से अब तक का सारा नोट्स आपको मिलेगा। जनवरी 2023 से लेकर अब तक का सारा मिल जाएगा और जितने दिनों का आपका प्लान रहेगा उतना दिन तक आगामी मतलब समय में वो वैलिड रहेगा। जैसे अभी आपके पास 2 पैकेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 299 में 1 साल के लिए मिल रहा है और 399 में ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। यानी कि जो पेड ग्रुप की जो अवधि होगी, अगर 399 रुपये आप इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं तो लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको इस पेड ग्रुप की मिल जाएगी। अच्छा, अभी 15 जून 2024 तक एक ऑफर है आप सभी के लिए। हमने कल भी थोड़ी जानकारी इसको लेकर आपको दिया था। 15 जून 2024 से पहले अगर आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं 299 में, तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने के, अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बिहार में करंट अफेयर्स की ये सबसे प्रसिद्ध बैच है। इस बैच को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कॉल की जो टाइमिंग है ये 11 बजे मॉर्निंग से लेकर शाम के 5 बजे तक है। इसी अवधि में आप कॉल करेंगे या फिर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं चौबीसों घंटे। ठीक है, यहाँ पर अब हम चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न आप सबों के बीच है कि हाल ही में बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर यानी कि 31 जुलाई 2024 तक राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है।
अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा कि आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसी के अंतर्गत ये आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। इसी को लेकर हमने यहाँ पर ये चीज़ें आपके समक्ष रखा है। ये एक प्रकार की भारत सरकार की जो कस करके कह सकते हैं स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमने कई बार आपको पहले भी बतलाया है कि 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में कम आय वाले लोगों, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों को हर साल मुफ्त 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। साथ ही यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वित्त पोषित करती है, यानी कि दोनों की भागीदारी इसमें होती है। यहाँ पर जो घोषणा हुई है, आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार 1 महीने के अंदर, यानी कि आगामी 31 जुलाई 2024 तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में कैंप लगाकर राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यही अभी हाल ही में खबरों का विषय है और यहाँ पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्तमान में बिहार के जो खास करके स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में है मंगल पांडे। हालांकि मंगल पांडे बिहार के इस समय कृषि मंत्री भी हैं। अच्छा, बिहार में जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है, ये कब हुआ है? तो 15 मार्च 2024 को। ये डेट यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला दूसरा प्रश्न है कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार के कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? कुल मिला के इसकी संख्या है 118, जो अभी हाल ही में सम्मानित किया गया, जिन्होंने खास करके कुशल नेतृत्व किया है ये 18वें लोकसभा चुनाव के दौरान। आइए यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं। दरअसल ये चीज़ें कुछ आपको यहाँ से बतलाए जा चुके हैं पहले से, आपको ये चीज़ें मालूम भी होगी, हमने कई बार इसकी चर्चा किया है। देखिए, पहला पॉइंट है कि 18वां लोकसभा चुनाव का जो आयोजन है ये 7 चरणों में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक किया गया और 4 जून को रिसेंटली इसका परिणाम आया था और ये चीज़ें आपको बतलाया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, ये भी ध्यान रखना है खास करके बिहार को लेकर के कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं, इन राज्यों में इन 7 चरणों के चुनाव आयोजित हुए हैं। जो 7 चरणों की हम बात कर रहे हैं, तो ये केवल 3 राज्य हैं जहाँ पर 7 चरणों में किसी न किसी लोकसभा सीट पर चुनाव आयोजित हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट है कि इस चुनाव के दौरान कुशल नेतृत्व या फिर उत्कृष्ट कार्य के लिए 8 जून 2024 को 118 पुलिस कर्मियों या फिर पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अच्छा, ये सम्मान किनके द्वारा उन्हें दिया गया? 118 जो पुलिस कर्मियों की हम बात कर रहे हैं, तो यह सम्मान उन्हें बिहार के मौजूदा पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजविंदर सिंह भट्टी के द्वारा दिया गया। अच्छा, राजविंदर सिंह भट्टी की बात करें तो दिसंबर 2022 से बिहार की पुलिस महानिदेशक है ये, और आपको ध्यान रखना ये पंजाब कैडर के हैं और इनका जो कह सकते हैं शॉर्ट में नेम है ये है आरएस भट्टी। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक पॉइंट और भी यहाँ से निकलकर सामने आती है कि राज्य सरकार के अनुसार बिहार में इस चुनावी ड्यूटी में लगे 36 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। अच्छा, इन 36 पुलिस कर्मियों में से खास करके बिहार के पुलिस कर्मी, खास करके बिहार के सब इंस्पेक्टर आदि तो है ही सम्मिलित। ये चीज़ें हम पीडीएफ में आपको डाल देंगे, वहाँ से आप चीज़ों को देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक दो बात और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नागालैंड के 3 और असम के 2 पुलिसकर्मी भी जो खास करके बिहार में चुनावी ड्यूटी के दौरान जो कार्यरत थे, इनकी मौत यहाँ पर हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कुल जो आंकड़ा है, जो आधिकारिक डेटा है, इसके आधार पर 36 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है 18वें लोकसभा चुनाव के दौरान। देखिए, इस लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, इसमें हमने आपको संग्रह दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का संग्रह आपको कहीं और मिलेगा। आप इस वीडियो को टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाकर देख लीजिएगा। विस्तृत तौर पर सारी चीजें हमने आपको बतलाया है इस 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में। देखिए, बिहार के संदर्भ में भी यहाँ पर हमने बातें आपके समक्ष रखा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तमाम चीजों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है कि डेनमार्क, पनामा, ग्रीस और किस देश को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? तो यहाँ पर देखिए, जो देश का नाम दिया गया विकल्पों में, तो विकल्पों के आधार पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान और सोमालिया।
कुल मिला के 5 देशों को भी हाल ही में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इन 5 देशों का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके समक्ष है कि 6 जून 2024 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी ने 5 अस्थायी सदस्य चुनने के लिए एक वोटिंग किया। ये एक प्रकार से गुप्त वोटिंग थी और जो कुल मिला के यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में 193 इसके सदस्य देश हैं। इसके जरिए 5 देशों का चयन किया गया जो कि गुप्त मतदान के जरिए हुआ और इनमें जो चुनाव हुआ खास करके जो ज़्यादा वोटिंग मिला उनमें पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। तो इन 5 देशों को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खास करके जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएनएससी के जो अस्थायी सदस्य हैं इसके रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर 2-3 बातें और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इन 5 देशों ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य देश जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की जगह ली है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5 नए इसमें अस्थायी सदस्य देश चुने गए हैं, इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और अगले 2 साल तक ये दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यता मतलब कि इनके पास रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होगा इन 5 देशों का ये 1 जनवरी 2025 से। अच्छा, यूएनएससी की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये चीज़ें आपको जानना अति आवश्यक हो जाता है। यूएनएससी में वर्तमान में जो मतलब खास करके इसमें जो सदस्य होते हैं ये इसकी संख्या 15 होती है, जिनमें कि 5 अस्थायी देश होते हैं और बाकी 10 अस्थायी देश होते हैं। अस्थायी देशों की बात करें तो अस्थायी माने कि जो परमानेंट जो कंट्री है, जो परमानेंट नेशन है उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना शामिल है। जबकि 10 अन्य जो अस्थायी देश होते हैं जो कि 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाते हैं और बारी-बारी से इनका चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। जैसे कि अभी 5 राष्ट्र का चयन किया गया है, 5 और भी इसमें होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर यूएनएससी में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15। फिलहाल ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान अवश्य रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी, जिसकी घोषणा हालांकि 2014 में ही की जा चुकी थी। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर ए यानी कि अमरावती। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बनाया गया था और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और साथ साथ पहले जो राज्यपाल बने थे ESL नरसिम्हन बने थे। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का राज्य बना था और साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि उस समय जब ये बंटवारा हुआ था यानी कि जो विभाजन हुआ था तो उस समय हैदराबाद को दोनों राज्यों की कह सकते हैं सम्मिलित राजधानी या देखिए वही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया कि 2014 से अब तक हैदराबाद और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की आपको ध्यान रखना है कि हैदराबाद जो है ये तेलंगाना अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस हुआ है टाइपिंग करने में कि 2014 से अब तक हैदराबाद जो है ये तेलंगाना और यहाँ पर ये ध्यान है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी थी। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है हैदराबाद की। लेकिन अब 2 जून 2024 को समय सीमा खत्म होने के बाद अब हैदराबाद पूर्ण रूप से केवल तेलंगाना की राजधानी हो गई है और आधिकारिक तौर पर अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है और यहीं पर 12 जून को यानी कि 12 जून 2024 को चौथी बार चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये चीजें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। आई होप यहाँ पर ये चीजें हमने आपको विस्तृत तौर पर बतलाया है। इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कोई कंफ्यूजन यहाँ से नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी है कि दरअसल जो चीजें यहाँ पर हालांकि हमने एक लाइन यहाँ पर भी ऐड किया है, वही चीज यहाँ पर हमने विस्तृत तौर पर लिखा है कि केंद्र सरकार 2014 में ही अमरावती को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा दे चुकी है। लेकिन यहाँ पर सचिवालय भवन साथ साथ हाईकोर्ट विधानसभा नहीं थी, इसीलिए ये कार्य संचालन हैदराबाद से ही हो रही थी। तो संयुक्त तौर पर हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, विकल्प नंबर डी में हमने एक जगह का नाम लिखा है अनंतपुर। दरअसल ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है और आपको इसको लेकर ये ध्यान रखना है कि यहीं पर 2 फरवरी 2006 को नरेगा योजना की शुरुआत हुई थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नरेगा की। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया शायद 2010 में। ठीक है, ये चीजें आपको हमने बतला दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। और उस समय केंद्र में जो सरकार थी वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो विकल्प में ए आपको दिख रहा सिकंदराबाद, दरअसल अभी हम पिछले वीडियो में आपको इसकी जानकारी देते, ये तेलंगाना का एक जगह है, यहीं के रहने वाले हैं सुनील छेत्री।
जो कि 6 जून को अभी हाल ही में खास करके फुटबॉल से संन्यास लिया और अंतर्राष्ट्रीय करियर में इनकी देखें तो इन्होंने 94 गोल किया है और गोल करने के आधार पर बात यहाँ पर हो रही है अंतर्राष्ट्रीय गोल की, तो ये चौथे स्थान पर है। ये चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में 7 जून 2024 को रेपो रेट को कितना पर लगातार 8वीं बार बरकरार रखा है। पिछली बार भी हमने जानकारी आपको दिया था जब 7वीं बार इसे उसी रेट पर बरकरार रखा गया था। फिलहाल यहाँ पर वही जानकारी वही आंसर इसका होगा 6.5% पर इसे बरकरार रखा गया है और ये 8वीं बार है जब ऐसा किया गया है। देखिए वही चीजें यहाँ पे लिखा गया कि केंद्रीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने एक बार फिर से नीतिगत ब्याज दर यानी कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और यह लगातार 8वीं बार है जब रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अच्छा, रेपो रेट आप लोग आई होप जानते होंगे, अधिकतर लोग इस चीज को जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं आप यहाँ पर देखिए हमने आसान शब्दों में चीजें आपके समक्ष रखा है। देखिए बैंकों को जब रोजमर्रा यानी कि दैनिक बेसिस पर काम काज के लिए भारी रकम की जरूरत पड़ती है तो तब वे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से कर्ज लेती है और इस कर्ज पर यानी कि इस ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से बैंकों से ब्याज वसूलता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। मान लीजिए कोई बैंक है एसबीआई, अच्छा एसबीआई के अतिरिक्त हम मान लेते हैं एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक है और मान लीजिए रोजमर्रा के काम के लिए मतलब उन्हें एक बड़े अमाउंट की जरूरत है तो वो आरबीआई से कर्ज लेता है एक दिन के लिए, तो इसी कर्ज पर जो ऋण लगाया जाता है उसे ही कहा जाता है क्या, तो रेपो रेट कहा जाता है। और इसी के विपरीत यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंकों के पास जब दिन भर के काम काज के बाद बड़ी रकम बची रह जाती है तो उस रकम को वो रिजर्व बैंक में रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है और जिस दर से आरबीआई उन्हें ब्याज देता है बैंकों को उसे ही कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ से ध्यान रखिएगा और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये हॉट टॉपिक है, कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न बनना यहाँ से कॉमन बात है। अच्छा, आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई के वर्तमान में जो 25वें गवर्नर है यह है शक्तिकांत दास। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। 2024 में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों के अंतर्गत जो लंदन में ये समारोह आयोजित हुआ था वहां पर इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया। ये आरबीआई के दूसरे गवर्नर हैं जब इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया, इससे पहले रघुराम राजन को चुना गया था। अच्छा, जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों की, तो केंद्रीय बैंक ऑफ द ईयर चुना गया था 2023 में यूक्रेन के नेशनल बैंक को। ये चीजें आपको बतलाई गई है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 31 मई 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है। देखिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ समय पहले भी आई थिंक 10 दिन पहले भी ये प्रश्न हमने आपको बतलाया है, लेकिन पुनः से हम यहाँ पर बतला रहे हैं और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो आंसर जान लीजिए, इसका आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि 651.50 बिलियन डॉलर। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान रखना, ये तिथि, जिस तिथि को लेकर आपसे पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, क्योंकि ये आंकड़े जो है ये बदलते रहते हैं और लगातार बदल रहे हैं और इसमें लगातार भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा कर रही है। तो ऐसे में फिलहाल यहाँ पर ए नंबर जो विकल्प है ये करेक्ट होगा। देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर बढ़कर अब ये हो गया है 651 अरब 50 करोड़ डॉलर, जो कि अब तक के ये उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये ऑल टाइम हाई है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे शीर्ष स्थान पर है चाइना और चाइना के बाद जो क्रमशः देश हैं जापान और स्विट्जरलैंड है। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो अपना भारत है ये चौथे स्थान पर है, रशिया 5वें स्थान पर है, जबकि सुपर पावर अमेरिका इसमें 14वें स्थान पर है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश 98वें स्थान पर, नेपाल 67वें स्थान पर, पाकिस्तान 81वें और अफगानिस्तान 89वें स्थान पर है। पड़ोसी देशों को लेकर भी चीजें याद रखनी चाहिए। अच्छा, एक जानकारी आपको दे दूं, रिसेंटली भारत ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस भारत लाया है और इस चीज को लेकर विस्तृत तौर पर हमने चीजें आपको बताया था। दरअसल भारत ही नहीं बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो कि अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में भी सोना रखते हैं
मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर भारत की ही बात करें, अपने देश भारत में कोई वित्तीय हालात ऐसा उत्पन्न होता है या फिर राजनीतिक उथल-पुथल, जिससे कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, तो ऐसे में विदेशों में रखा ही सोना काम आएगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि सर भारत में भी तो रखा जा सकता है। बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन जो विदेशों में सोना रखा जाता है तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब विदेशों में बेचा जाता है, तो दोबारा से उसे भारत से विदेश ना ले जाना पड़े, इससे खर्चा भी अधिक होता है, सिक्योरिटी का भी थोड़ा मसला रहता है और हालत खराब रहेगा तो भारत से इतना सोना निकालना भी मुश्किल होगा। तो विभिन्न देशों में आरबीआई इस तरह का मतलब कह सकते हैं सोना रखती है और सिर्फ़ यहाँ पर जो ब्रिटेन की हम बात कर रहे थे, सिर्फ़ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में रखा जाता है। अभी तक की अगर हम बात करें तो 821 टन सोना भारत के पास है, जिनमें आधा विदेशों में है और आधा भारत में है। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। हाल ही में 5 जून 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ पैदल यात्रियों के लिए बना दुनिया का सबसे लंबा दो तरफा यानी कि टू वे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर की बात करें, देखिए जो विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में 5 जून को हंगरी के स्टोरल जेजोली में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा दो तरफा यानी कि टू वे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन आम लोगों के लिए किया गया या फिर ये आम लोगों के लिए अब खोल दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक जो जगह का नाम लिखा गया बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है। हालांकि हंगरी में एक स्थान है स्टोरल जोजेली, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगर सिर्फ देश का नाम पूछा जाता तो हंगरी आप इसका राइट आंसर करते, जो कि दुनिया का ये सबसे लंबा टू वे सस्पेंशन ब्रिज है। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रिज की लंबाई है 800 मीटर और चौड़ाई है 1.2 मीटर। इस ब्रिज की बात करें तो यह 80 मीटर की ऊंचाई पर बना यह ब्रिज वार हिल और सजार हिल को आपस में जोड़ता है, जिससे आवागमन सुगम होती है। तो ये दोनों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और इस ब्रिज को बनाने की निर्माण लागत की बात करें तो तकरीबन 80 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं इस ब्रिज के निर्माण पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए ब्रिज की बात हो रही है तो ऐसे ही एक प्रश्न को लेकर जानकारी आपसे यानी कि एक प्रश्न आपको बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है और यह चिनाब ब्रिज के भी नाम से मशहूर है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यही वाला आपसे पूछा गया था, भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल, यहाँ पर जो पुल की बात हो रही है ये जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, एक अतिरिक्त जानकारी आपको ये भी दे दूं, रिसेंटली 25 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने द्वारका गुजरात में बने भारत के सबसे लंबे, जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है, ये सबसे लंबे केबल पुल जिसका नाम सुदर्शन पुल दिया गया है, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को द्वारका गुजरात में। तो ये चीजें रिसेंटली खबरों में रही है, आप इसे ध्यान अवश्य रखिए। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एप्पल को छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर उभरी है? तो इस कंपनी का नाम है एनवीडिया यानी कि विकल्प नंबर ए। आपको बता दूं कि हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया आईफोन निर्माता अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। और जो आंकड़ों में जो बातें कही गई है यहाँ पर हमने वो चीजें भी रखा है आपके समक्ष के 5 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 3.06 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया है। हालांकि अब भी इस मामले में जो खास करके मूल्यवान कंपनियों की हम बात करें तो अब भी अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष स्थान पर है, जिसका जो मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार वैल्यू ये 3.10 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये चीजें यहाँ पर इसको लेकर ध्यान रखिए। फिलहाल इतनी ही जानकारी है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि म्यूनिख जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत की देखिए भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ये यहाँ पर एक्चुअली में प्रश्न है। तो पदक तालिका में भारत का स्थान रहा तीसरा, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ये हाल ही में म्यूनिख जर्मनी में किया गया। 31 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, 8 जून 2024 को इसका समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया और शिफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और आपको ये भी ध्यान रखना है इस प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक ही भारत जीत सके
और इसके साथ यानी कुल 2 पदक के साथ भारत फ्रांस के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि भारत और फ्रांस संयुक्त तौर पर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। जबकि वहीं पर पहले स्थान की बात करें तो चाइना 11 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा और नॉर्वे ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य कुल 3 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर भारत और फ्रांस संयुक्त तौर पर। ये चीज ध्यान रखिए, इस प्रतियोगिता में भारत ने महज 2 पदक अपने नाम किया। दोनों की तस्वीर को यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में किस भारतीय ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है? जो विकल्पों में आपको नाम दिख रहे हैं, अमन शहरावत, अंतिम पंघाल, अंशु मलिक, ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही होगा क्योंकि तीनों ने यहाँ पर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 का जो आयोजन है, ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया 6 से लेकर 9 जून 2024 तक। अब तक जो जानकारी हमें प्राप्त है, इस प्रतियोगिता में जो 3 नाम आपको दिख रहा है, ये कैटेगरी भी आपको ध्यान रखना है। पहले किस्म में सिर्फ आपको पूछा जाता था कौन सा पदक अपने नाम किया, किस वर्ग में, किस कैटेगरी में किया, ये चीजें अब के समय में पूछी जाती है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अमन शहरावत पुरुषों की 57 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक, अंतिम पंघाल महिलाओं की 53 किग्रा भार वर्ग में रजत, अंशु मलिक महिलाओं की 57 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक। ये आपको तीनों ध्यान रखना है। हालांकि अभी तक जो जानकारी है वो चीजें हम आपको बतला रहे हैं, अगर इसमें कुछ और भी निकलकर सामने आती है तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। अगला 11वां प्रश्न है कि 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है, ये कब से कब तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा? इसकी घोषणा रिसेंटली हुई है और ये आयोजित होगा 15 से लेकर 21 जून 2024 तक। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें। पिछले वीडियो में हमने न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय यानी कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल को लेकर जानकारी दिया था। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की जब ये आयोजित होगा तो यहाँ से जो चीज़ें निकल कर आएगी सामने वो हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में 7 जून 2024 को असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, जिन्हें कि एजे टी जॉन सिंह के भी नाम से जाना जाता था, इनका अभी हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में निधन हुआ है। और वे कौन थे? एक महान हस्ती थे और यहाँ पर पूछा गया है कि किस विभाग से यानी कि किस क्षेत्र से वे जुड़े हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वे एक प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी थे। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अच्छा, एक बात और, ये सीरीज को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक इसको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देखे हैं, तो इसे जरूर देखिएगा। एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स टेस्ट के तहत। साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर भी जो करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ये केवल सिलेक्टेड प्रश्नों का इसमें संग्रह है। निश्चित तौर पर यह बहुत उपयोगी आपके लिए हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में हमने आपको दिया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ये बिहार महोत्सव आयोजित किया गया? अच्छा, जो पेड ग्रुप को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट करके इस व्हाट्सअप नंबर पे आप में पेमेंट सेंड कीजिए। आपको यहाँ पर पेड ग्रुप का लिंक मिलेगा। साथ साथ 2023 से अब तक जितने भी मटेरियल यहाँ पर इस पेड ग्रुप में दिए गए हैं, या फिर जो हमारे मटेरियल 2023 से अब तक के बने हैं, चाहे वो डेली, मंथली, ईयरली हो, वो सभी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर आपके पास 15 जून तक है। अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हैं तो ये लाइफ टाइम आप महज 299 रुपये में आप ये प्राप्त कर पाएंगे लाइफ टाइम। ये ऑफर 15 जून तक आपके पास है। उसके बाद इसकी जो फी हो जाएगी 399 हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।